अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 M2 फिज़िक्स सेकेंड ईयर, और DC मोटर जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 को हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने DC मोटर जो है उसको स्टडी करना है। तो मोटर जो है वो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अ मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into mechanical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ये घर में आपके लिए होगा तो डोंकी पंप, ये DC मोटर है। तो आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और ये वाटर जो नालियों के अंदर होते हैं, पाइप्स के अंदर होते हैं, उनको सक कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल आप इलेक्ट्रिसिटी इसको देते हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। अब इसका प्रिंसिपल जो है, इसका प्रिंसिपल वही है जो जनरेटर का है कि जब कोई कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो वो जब रोटेट करके तो एक टॉर्क जो है उसको, वहाँ पर एक टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है उस कंडक्टर के अंदर। प्रिंसिपल इसका क्या है? प्रिंसिपल है इसका कि व्हेन the coil rotates in the magnetic field, coil जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है, ठीक है। तो then it experiences, ये क्या करता है, ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, फोर्स विच प्रोड्यूसेस ए टॉर्क ऑन द कंडक्टर, जो कि टॉर्क को प्रोड्यूस करें। यानी कि जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो वो कॉइल जो है एक्सपीरियंस करती है एक टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से जो कंडक्टर है, उस फोर्स की वजह से जो कंडक्टर है वो एक टॉर्क जो है उसको फील करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने देखना है कि ये जो DC मोटर होती है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह होती है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आप इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले देखिए कि हमें फिगर बनानी पड़ेगी कि ये एक नॉर्थ पोल है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक है, और ये एक हमारे पास साउथ पोल है, ठीक है। इसके दरमियान में ये हमारे पास कॉइल जो है वो पड़ा हुआ है, ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है। और ये कॉइल जो है ये हमारे पास आगे से स्प्लिट रिंग्स इनके साथ लगा हुआ है, अटैच है, और इधर कार्बन ब्रशेस ये लगी हुई है, और ये कार्बन ब्रशेस जो है यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट के साथ करंट, ठीक है। ये करंट आई इसके अंदर से फ्लो कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास
डायरेक्शन, इस तरफ ये कॉइल जो है वो रोटेट। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम है डीसी जनरेटर। इसमें भी क्या है कि हमारे पास एक तो क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर 2 स्प्लिट रिंग्स है, ठीक है, नंबर 3 कम्यूटेटर है, ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारे पास। और हमारे पास चौथे नंबर पर आर्मेचर है। आर्मेचर है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास चीज़ें जो हैं आर्मेचर। स्प्लिट रिंग्स आपको पता है फिक्स होती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ से दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक जिसके नॉर्थ और साउथ पोस्ट लगाए हुए हैं, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो जा रहा है। कम्यूटेटर आपको पता है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं, जब आप इनको कॉइल के साथ लगा देते हैं तो इनको हम कहते हैं कम्यूटेटर का नाम जो है देते हैं। उसके बाद आर्मेचर है, ये जो कॉइल है इसके ऊपर जो हमारे पास सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर शेप है उसके ऊपर जो हमने वायर को मूव किया हुआ है उसको हम आर्मेचर का नाम जो है वो देते हैं। अब क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है कि जब रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। जाहिर बात है जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, और वो इंड्यूस्ड करंट जो है वो आपको आउटपुट के ऊपर मिलेगा, ठीक है। जो डीसी मोटर होती है इसमें कार्बन ब्रशेस जो होती हैं वो आपकी कनेक्टेड होती है बैटरी के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। फिफ्थ इसका पार्ट है कि कार्बन brushes are connected to battery। वो बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है कार्बन ब्रशेस। तो जब करंट जो फ्लो करती है आर्मेचर कॉइल के अंदर से तो एक फोर्स है वो कंडक्टर के ऊपर लगती है, और वो फोर्स जो कंडक्टर के ऊपर लगती है वो एक टार्क को प्रोड्यूस करती है। अब ये जो टार्क प्रोड्यूस होता है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, हमें ये देखना है। तो ये जो कंडक्टर के ऊपर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप देखें कि डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क जो है हमारे पास नंबर 1 के ऊपर द करंट इन कॉइल, कॉइल में से कितनी करंट जो है वो पास करेगा। नंबर 2 स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 के ऊपर हमारे पास एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का कितना एरिया। उसके बाद नंबर 4 पर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, यानी कि जो कॉइल है उसकी आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। तो ये 4 चीज़ों को, जितनी ज़्यादा करंट होगी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉइल होगा और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग टॉर्क जो है वो कंडक्टर के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब इसमें जो फंक्शन है हमारे पास कम्यूटेटर का, अगर जब करंट कॉइल में से पास करती है हमेशा इन द सेम डायरेक्शन, तो टॉर्क जो है वो क्या करता है, वो हर हाफ साइकिल के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करता है।
तो कम्यूटेटर जो फिक्स है, कम्यूटेटर का फिक्स फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटर जब वो कंट्रोल करता है इसकी डायरेक्शन को रिवर्स होने से, ठीक है। तो जब ये कंट्रोल करता है, यानी कि कम्यूटेटर का काम ये है कि जब हर साइकिल में टार्क अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो कम्यूटेटर क्या करेगा, कम्यूटेटर जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज होने से रोकेगा। यानी कि वो ये कोशिश करेगा कि जो आपका टार्क है वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा एक्ट करता रहे, टार्क जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। तो फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर क्या होगा इसके अंदर, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर है टू कीप द टार्क ऑफ कम्यूटेटर, ठीक है। ये क्या कहते हैं, टू कीप द टार्क एक्ट इन वन डायरेक्शन, क्योंकि जब करंट फ्लो करती है तो हर साइकिल के अंदर करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती है, और जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगी तो टार्क भी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो कम्यूटेटर का काम है, क्योंकि हमें डीसी करंट चाहिए तो कम्यूटेटर जो है उसको रोकता है। अब प्रोडक्शन ऑफ जर्क्स, प्रोडक्शन ऑफ जर्क्स, ये प्रॉब्लम जो है ये उस वक्त राइज होता है जब टार्क वैनिश करता है ईच टाइम, जब करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम अराइजेस, ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज होता है द टार्क vanishes each time when the current changes its direction। जब करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है तो ये वाला मसला जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये करता है, क्या करता है, इट क्रिएट्स जर्क्स, ठीक है, इट क्रिएट्स जर्क्स इन दी स्मूथ रनिंग ऑफ द मोटर। तो जो स्मूथ रनिंग है मोटर की उसके अंदर जस्ट जर्क आना शुरू हो जाए, यानी कि वो मोटर जो है वो हिलना, आपने बाद में देखा आपका डंकी पंप जो है वो हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब टार्क वैनिश करता है, ठीक है, तो करंट अपनी डायरेक्शन को उस वक्त चेंज कर रही होती है, यूनिट करंट उसको डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है, तो उसके अंदर जर्क्स जो है वो लगने शुरू होते हैं। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह स्मूथ रखने के लिए क्या किया जाता है कि आप जो कॉइल है आपकी, यानी कि जो आपका आर्मेचर है उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आप इंक्रीज करते हैं स्मूथ रनिंग के लिए, ताकि वो स्मूथली जो है वो मूव कर सके। तो स्मूथ रनिंग, तो स्मूथ रनिंग के लिए आप क्या करें, दिस प्रॉब्लम is overcome, इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है by using more than one coils wrapped on the सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, वो जो सिलेंड्रिकल कोर है उसके ऊपर ज़्यादा आप वायर जो है उसको रिपेयर करें।
अब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मोटर होता है ये हम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? परमानेंट मैग्नेटिक से प्रोवाइड करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से प्रोवाइड करते हैं? तो जो वाइंडिंग्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, इनको हम यूजुअली कहते हैं फील्ड कॉइल्स। फील्ड कॉइल जो है ये हमारे पास या सीरीज में होती हैं या इन पैरेलल में होती हैं टू द आर्मेचर कॉइल। ठीक है, फील्ड कॉइल्स कौन सी होती हैं? फील्ड कॉइल्स वो होती हैं कि जब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम मोटर के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड या तो परमानेंट मैग्नेटिक से देते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से देते हैं। तो जो वाइंडिंग्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, द वाइंडिंग्स ऑफ, यानी वाइंडिंग होती है जो कॉइल पे होती है, द वाइंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर नोन एज फील्ड कॉइल्स। इनको हम फील्ड कॉइल्स का नाम जो है देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये तो बात होगी डीसी मोटर की। अब हमारे पास जो बैक ईएमएफ इन मोटर्स होती है, अब इसको हमने स्टडी करना है। तो व्हाट इज द बैक ईएमएफ इन द मोटर, यानी कि बैक रिवर्स ईएमएफ या बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ इन मोटर्स। तो आप देखें कि मोटर जो है जस्ट लाइक ए जनरेटर है रनिंग इन द रिवर्स। तो जब कॉइल ऑफ द मोटर रोटेट करता है क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, किसी इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सच डायरेक्शन में होती है कि ये अपोज करती है ईएमएफ को रनिंग द मोटर। ठीक है, ठीक है, जो ईएमएफ रन कर रही होती है मोटर को, ये उसको अपोज करती है। तो ड्यू टू दिस रीजन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ये कॉल, इसको क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ द मोटर। क्या कि मोटर जो है वो जस्ट लाइक अ जनरेटर है, ठीक है, और ये रन करती है रिवर्स में। तो जब कॉइल ऑफ द मोटर रोटेट करती है अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है कि ये अपोज करती है, ठीक है, द ईएमएफ रनिंग मोटर की ईएमएफ को। इसलिए इसको ड्यू टू दिस रीजन इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ द मोटर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि व्हेन द कॉइल rotates in the magnetic field, the magnetic flux changes and an induced EMF is produced। और एक इंड्यूस्ड EMF जो है ये प्रोड्यूस, ये इंड्यूस्ड EMF जो है इन सच डायरेक्शन, दिस induced EMF is in a such direction, ऐसी डायरेक्शन में होती है टू अपोज the EMF running the motor। तो ये अपोज करती है उस EMF को जो कि मोटर को रन कर रहा है। तो इस रीजन की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन, दिस EMF is known as बैक EMF। अब आप देखें ना, मोटर के अंदर बैटरी लगी होती है। अब बैटरी से करंट दे देते हैं और वो बैटरी से जब करंट देते हैं तो कॉइल जो है
वो रोटेट करना शुरू करती है मैग्नेटिक फील्ड में। अब जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, एक तो अप्लाइड ईएमएफ है और एक दूसरी ईएमएफ है जो कि प्रोड्यूस हो रही है कॉइल के रोटेट करने से मैग्नेटिक फील्ड में, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो ईएमएफ जो अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाती है एक्सटर्नल ईएमएफ की, इसको हम बैक ईएमएफ का नाम जो है वो देते हैं। तो अब आप देखें कि जो रिलेशन है एप्सिलॉन और करंट, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड करंट। तो जब मोटर V और एप्सिलॉन जो है, ये जो दी हुई आपने एक्सटर्नल V एंड एप्सिलॉन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये कहिए अपोजिट डायरेक्शन है। तो नेट ईएमएफ इन द सर्किट कितनी होगी? नेट ईएमएफ V माइनस एप्सिलॉन के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर R जो है, इफ R इज द रेजिस्टेंस, अगर R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, तो बाय ओहम लॉ, और I करंट है इन द मोटर के अंदर, तो बाय ओहम लॉ, ओहम लॉ के मुताबिक I जो है वो V माइनस एप्सिलॉन ओवर R के बराबर है, और आई आर जो है वो V माइनस एप्सिलॉन के बराबर है, और V जो है वो एप्सिलॉन प्लस आई आर के बराबर है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिलेशन जो है ये डेवलप हो जाए। तो जब मोटर जो है वो जस्ट स्टार्ट होती है, बैक ईएमएफ उस वक्त ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है, जब जस्ट स्टार्ट होती है मोटर। स्पेशल केसेस देखते हैं। इसका नंबर 1 केस है व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड। तो मोटर जो है वो जस्ट स्टार्ट होती है जिस वक्त, तो एप्सिलॉन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है, और इस वक्त लार्ज करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। क्योंकि अभी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुई, तो जितनी देर तक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, जो एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, इसलिए हमारे पास ज़्यादा करंट, लार्ज करंट जो है वो सर्किट के अंदर से पास है। दूसरे नंबर पर व्हेन मोटर स्पीड्स अप, अब जब मोटर जो है वो तेजी से रोटेट करना शुरू कर देती है, तो बैक ईएमएफ इंक्रीजेस। ये जारी बात है, ये इंक्रीज करेगी, और करंट जो है बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और करंट जो है वो कम और कम होती चली जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गई है जो एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज कर रही है, जिसकी वजह से मोटर की जो रोटेशन है वो कम हो रही है, और कम रोटेशन होने की वजह से ज़्यादा जो है वो करंट प्रोड्यूस नहीं होगी।
लेकिन करंट जो है वो सफिशेंट है प्रोवाइड करने के लिए टार्क कॉइल को टू ड्राइव द लोड, यानी कि जो लोड है वो इतनी करंट है कि वो टार्क प्रोवाइड कर रही है और लोड जो है उसको ड्राइव कर रही है, यानी कि मोटर जो है उसकी कॉइल रन कर रही है, रनिंग स्टॉप नहीं कॉइल की, लेकिन करंट जो है वो कम होना शुरू हो गया। तो जब मोटर ओवरलोड, व्हेन मोटर इज ओवरलोडेड, जब मोटर जो है वो ओवरलोडेड हो जाए, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर लोड जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि जब मोटर ओवरलोडेड होती है तो ये स्लो डाउन होती है और बैक ईएमएफ जो है वो डिक्रीज करती है और मोटर ड्रा करती है मोर करंट। अगर जो मोटर है वो बियॉन्ड लिमिट्स ओवरलोडेड हो जाए तो करंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि इट में मतलब मोटर बर्न आउट, ठीक है। तो अगर इफ द मोटर इज ओवरलोडेड, अगर मोटर जो है वो ओवरलोडेड होगी, ठीक है, तो इट स्लो डाउन, ठीक है, तो ये आहिस्ता हो जाएगी, बैक ईएमएफ डिक्रीजेस, बैक ईएमएफ कम हो जाएगी एंड मोटर ड्रॉस मोर करंट, और ज्यादा करंट जो है वो मोटर में से गुजरेगी। तो अगर इफ मोटर इज ओवरलोडेड बियॉन्ड लिमिट्स, ठीक है, बियॉन्ड लिमिट्स ओवरलोडेड हो जाए अगर मोटर आपकी, तो द करंट शुड बी so high that it can burn the motor। तो अगर मोटर ओवरलोडेड का मतलब ये है कि जब मोटर ओवरलोड होगी, ज्यादा लोड मोटर पर पड़ जाएगा तो ये स्लोज डाउन हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगी, और जब ये स्लोज डाउन हो जाएगी तो ये क्या करेगी, जाहिर बात है जब ये स्लो डाउन हो जाएगी तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है बैक ईएमएफ वो कम होगी, वो डिक्रीज होगी। कॉइल की रोटेशन अगर कम होगी तो जाहिर बात है कि बैक ईएमएफ जो है वो डिक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा कॉइल की रोटेशन होगी उतनी ज़्यादा बैक ईएमएफ जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मोटर जो है वो इस केस में क्या करेगी कि जब बैक ईएमएफ जो वो डिक्रीज हो जाएगी तो इस केस में मोटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो ड्रा करेगी, यानी कि मोटर के अंदर से बहुत ज़्यादा करंट जो है वो गुजरना शुरू हो जाएगी। और अगर ये सिचुएशन आ जाए कि इतनी ज़्यादा करंट जो है वो मोटर में से गुजरनी शुरू हो जाए कि वो ओवरलोड हो जाए बियॉन्ड द लिमिट्स, ठीक है, बियॉन्ड यानी कि इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आता है, तो उस सूरत में करंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये मोटर को बर्न कर देगी, ठीक है, यानी कि इतनी ज़्यादा करंट सर्किट के अंदर से गुजरना शुरू हो जाएगी। जाहिर पता कॉइल लगी हुई है, उसकी रेजिस्टेंस भी है, ज़्यादा करंट गुजर रही है, तो इलेक्ट्रॉन के करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के जो कोलिजन्स हैं वो होंगे एटम्स के साथ, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जब एटम के साथ कोलिजन होंगे तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एटम्स की तो एटम्स का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो कॉइल है मोटर की उसके बर्न होने का खतरा। इसलिए जो है अगर मोटर ओवरलोड हो जाए तो बाद दफ़ा आपकी ये मोटर जल जाती है ना, घर के अंदर होती है, तो इसी वजह से ही जल जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो है आज दो चीज़ें पढ़ ली। अब कल जो है फिर आपका लास्ट टॉपिक होगा जो है ट्रांसफार्मर, तो हम उसको
स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।